गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन टू अफ्रीका। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस और सोशल इश्यूज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपनी फर्स्ट बैच ऑफ मलेरिया वैक्सीन्स R21 या फिर मैट्रिक्स एम अफ्रीका जो है वो शिप कर दी है। और लगभग 500,000 चिल्ड्रन जो है वो हर साल जो है अफ्रीका में मलेरिया से जो है मर जाते हैं। और 2022 में WHO के अफ्रीका रीजन में लगभग 94% जो है मलेरिया केसेस देखने को मिले। 95% ऑफ मलेरिया डेथ्स जो है वो अफ्रीका से ही रिपोर्ट की जाती हैं। ठीक है। मलेरिया क्या है? एक एक्यूट फेब्राइल इलनेस है। फेब्राइल मतलब फीवरिश। ठीक है। और ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होती है और ये स्प्रेड होती है इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मस्किटोज की बाइट के थ्रू। लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ है अगर इसको ट्रीट ना किया जाए। ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में पाई जाती है। प्रिवेंटेबल है और क्योरेबल भी है। कंटेजियस भी नहीं होती, लोगों में आपस में नहीं फैलती है। सिर्फ जो है फीमेल एनोफिलिस मस्किटो की बाइट से ये फैलती है। 5 स्पीशीज़ ऑफ पैरासाइट्स जो हैं वो मलेरिया कॉज कर सकते हैं ह्यूमंस में। लेकिन जो 2 ऑफ दीज स्पीशीज़ हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम विवैक्स, ये दोनों सबसे ज़्यादा थ्रेट पोज करते हैं। जो फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ मलेरिया होते हैं वो 10 से 15 दिन के अंदर दिखने लग जाते हैं। फीवर, हेडेक, चिल्स, ये सब देखने को मिलता है। ठीक है। प्रिवेंशन अगर इसकी करनी हो तो वेक्टर कंट्रोल ही जो है वो सबसे मेन अप्रोच रहती है मलेरिया को प्रिवेंट करने के लिए और ट्रांसमिशन को रिड्यूस करने के लिए। और कुछ एंटी मलेरियल मेडिसिन्स भी हैं जो कि यूज़ की जा सकती हैं डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। अब R21 या मैट्रिक्स एम है क्या? R21 वैक्सीन जो है सेकेंड मलेरिया वैक्सीन है जो कि WHO रिकमेंड करता है। डेवलप किया गया है उसको यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और मैन्युफैक्चर किया है और स्केल किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा। और ये वैक्सीन लीवरेज करती है नोवावैक्स की एडजुवेंट टेक्नोलॉजी को। एडजुवेंट्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जो इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को जो है एनहेंस करते हैं वैक्सीन के से। ठीक है। और वैक्सीन की इफेक्टिवनेस को बढ़ाते हैं। तो अगर हम इसके फीचर्स देखें, हाई एफिकेसी देखी गई है अगर हाई ट्रांसमिशन सीजन से पहले दिया जाए। गुड एफिकेसी देखी गई है अगर एज बेस्ड शेड्यूल फॉलो किया जाए। ठीक है। और इसका प्राइस भी बहुत ही कम है, $2 से लेकर $4 पर डोज तक के आसपास पड़ता है इसका प्राइस। तो अभी जो है शिपमेंट अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो भेजी गई हैं, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन रीजन में भेजी गई हैं, साउथ सूडान, DR कॉन्गो में भी भेजी जाएंगी आने वाले टाइम में। लेकिन याद रखो, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का ये भी कहना है कि ये मलेरिया वैक्सीन जो है ये सिर्फ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लिए बनी है, क्योंकि यहाँ पर जो पर्टिकुलर पैरासाइट फाउंड किया जाता है अफ्रीका में वो इंडिया में नहीं होता है, तो ये वैक्सीन को इंडिया में जो है यूज़ नहीं है। ठीक है। करंटली इंडिया में अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं है जो कि मलेरिया के लिए अवेलेबल हो। लेकिन अभी 5 साल और लगेंगे इंडिया में के लिए जो मलेरिया वैक्सीन बनाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस, एनवायरनमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च में ATCM मतलब अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग शुरू कर दी है। 20 मई से 30 मई तक चलेगी, कोच्चि, केरला में। अंटार्कटिक ट्रीटी क्या है? वाशिंगटन में साइन की गई थी 12 कंट्रीज़ द्वारा, जिनके साइंटिस्ट एक्टिव हैं या उस समय पर एक्टिव थे इन एंड अराउंड अंटार्कटिका। और 1961 में ये ट्रीटी इन्फोर्स हुई, एंटर इनटू फोर्स हुई एक्चुअली। इंडिया जो है वो इसका कंसल्टेटिव पार्टी है सिंस 1983। अब जो है ये अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग हर साल होती है 1994 से। और अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव पार्टीज़ इसके जो है वो मेंबर्स होते हैं इस मीटिंग के, तो इसलिए कंसल्टेटिव पार्टीज़ ही इसको होस्ट भी करती है। और कमेटी ऑन एनवायरनमेंट, कमेटी फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, जिसको एस्टैब्लिश किया गया था मैड्रिड प्रोटोकॉल 1991 द्वारा, वो एडवाइस करती है इन अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग्स को कि क्या जो है वो एक्शन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन से रिलेटेड अंटार्कटिका में लिया जाना चाहिए। एक अंटार्कटिक ट्रीटी सेक्रेटरीट भी है जो 2004 में बनाया गया था, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव हब है अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम का। ठीक है। तो इस बार जो मीटिंग चल रही है उसमें जो एजेंडा के आइटम्स है वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। इंडिया की अगर हम प्रेजेंस देखें अंटार्कटिक में, तो दक्षिण गंगोत्री हमारा पहला अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन है जो कि 1983 में एस्टैब्लिश किया गया था। इंडिया अभी वहाँ पर मैत्री और भारती नाम के जो है रिसर्च स्टेशन चलाता है। परमानेंट रिसर्च स्टेशन जो है वो इंडिया की साइंटिफिक एक्सपेडिशंस टू अंटार्कटिका को फैसिलिटेट करते हैं। 2022 में इंडिया ने अंटार्कटिक एक्ट भी पास किया था। ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये जो अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग्स हैं ये ओपन डायलॉग, कोलैबोरेशन और कंसेंसस बिल्डिंग
के थ्रू जो है जो है कोऑपरेशन करना चाहती हैं अंटार्कटिका में। और इंडिया जो है क्योंकि 46th ATCM को होस्ट कर रहा है, तो इससे ये दिख रहा है कि इंडिया का ग्रोइंग रोल है एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर टू प्रिजर्व अंटार्कटिका फॉर फ्यूचर जनरेशंस। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस VP शांता केस। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लॉयर्स जो कि प्रोफेशनल्स हैं उनको हम लीगल प्रोसीडिंग्स में सब्जेक्ट नहीं कर सकते अगर वो फॉल्टी सर्विस देते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर उनके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता। लेकिन सिमिलर आर्ग्यूमेंट्स जो हैं मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस VP शांता केस को जो है वो रिकन्सिडरेशन के लिए लार्जर बेंच के पास भेजा जाना चाहिए। तो पहले तो देखते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है। ये एक्ट जो है इंटरेस्ट्स ऑफ कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करता है। फर्स्ट वर्जन ऑफ दिस एक्ट 1986 में आया था, फिर उसके बाद आपको पता ही है 2019 का जो एक्ट है उसने उसको रिप्लेस कर दिया है। एक्ट में डेफिशिएंसी इन सर्विस की डेफिनेशन दी गई है कि कोई भी फॉल्ट, इम्परफेक्शन, शॉर्ट कमिंग या इनएडिक्वेसी दिखे क्वालिटी, नेचर या मैनर ऑफ परफॉर्मेंस में, तो उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। 2019 का एक्ट जो है वो सर्विस को डिफाइन करता है कि जो पोटेंशियल यूज़र्स को अवेलेबल करवाई जाती है, जैसे कि कोई भी कनेक्शन फैसिलिटी हो सकती है जो कनेक्शन विद बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन, कोई भी तरह की हो सकती है सर्विस। लेकिन याद रखो इसमें वो सर्विसेज नहीं आती जो फ्री ऑफ चार्ज दी जाती हैं या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट में होती है पर्सनल सर्विस के कंटेक्स्ट में, जैसे लॉयर देता है ना पर्सनल सर्विस वैसे। तो एपेक्स कोर्ट ने क्या रूलिंग दी है 1995 में 3 जज बेंच ने कहा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस VP शांता केस में कि डॉक्टर्स जो हैं वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के अंडर आएंगे जो है क्योंकि ये प्रोफेशनल ऑक्यूपेशंस जो हैं जो स्किल्ड वर्क के ऊपर बेस्ड है और इसमें मेंटल रादर देन मैनुअल एफर्ट लगता है। बाकी की ऑक्यूपेशन से डिफरेंट है क्योंकि बाकियों में जो है सक्सेस जो है वो बियॉन्ड द प्रोफेशनल मैंस कंट्रोल होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। तो अब रीसेंट केस क्या था सुप्रीम कोर्ट के सामने 2007 में नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने कहा कि लॉयर्स जो हैं वो भी तो अपने क्लाइंट्स को सर्विस देते हैं और इसलिए उनको भी जो है वो डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस के लिए सू किया जा सकता है। लेकिन कोर्ट ने 2019 में कहा कोर्ट ने भी कहा कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है उसमें प्रोटेक्शन ऑफ जो कंज्यूमर्स को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से और अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस से देने की बात की गई है। लेकिन जो लॉयर्स जैसे प्रोफेशनल्स हैं वो तो पर्सनल सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस है और लीगल प्रोफेशन को यूनिक है, उसको हम बाकी के प्रोफेशन से जो है कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए उनको एग्जाम्प्ट कर दिया गया। तो ऐसा एग्जाम्पशन फिर तो मेडिकल प्रोफेशन को भी देना चाहिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर भी जो है उसको फिक्स्ड नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर जज नहीं किया जा सकता। लीगल प्रोसीडिंग्स जो अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में होती हैं वो कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशंस में सुनी जाती हैं, जिसमें कि जो मेंबर्स हैं उनके पास कोई नॉलेज नहीं होती मेडिकल मैटर्स की, तो ऑफ कोर्स वो कैसे डील कर सकते हैं इन कॉम्प्लेक्स मेडिकल इश्यूज़ को। इन प्रोफेशनल्स को भी जो है इसी तरह से बाकी के ऑक्यूपेशंस की तरह डील करना चाहिए और लॉयर्स की तरह इनको भी एग्जाम्प्ट करना चाहिए, ऐसा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है। अब कोर्ट ने कहा है कि डॉक्टर जो है वो अपनी पेशेंट्स को ड्यूटी की तरफ ड्यूटी रखता है। एक डॉक्टर जो है वो रीजनेबल डिग्री ऑफ केयर अगर नहीं रखेगा, ब्रीच करेगा इस ड्यूटीज़ को, तो वो लाइबल रहेगा डेफिशिएंसी इन सर्विस के कंटेक्स्ट में। जो बर्डन है वो प्रूव करने का जो है इनोसेंस को, वो डॉक्टर के ऊपर होना चाहिए, नेसेसरी एविडेंस प्रोवाइड करना, ताकि जो है पेशेंट जो कि इस केस में कंज्यूमर होगा वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं साइकेडेलिक्स। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ग्लोबल ट्रायल्स बढ़ रहे हैं, लो सक्सेस रेट हो रहा है करंट मेडिकेशंस का मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की, तो इसलिए कहा जा रहा है कि होम ग्रोन क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ साइकेडेलिक ड्रग्स जो है वो शुरू किया जाना चाहिए। तो साइकेडेलिक्स क्या होते हैं? वो ड्रग्स जो कि ऑल्टर्ड परसेप्शन जो है वो इंड्यूस करते हैं, बिहेवियर चेंज कर देते हैं, कॉन्शियसनेस या थॉट को चेंज कर देते हैं। और ये एक टाइप ऑफ साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस होते हैं जो पर्सन की थॉट और परसेप्शंस को बदलते हैं और कई बार हेल्यूसिनेशंस भी क्रिएट कर देते हैं। तो दो तरह की इनको कैटेगरी में हम डिफाइन कर सकते हैं या कैटेगराइज कर सकते हैं। क्लासिकल साइकेडेलिक्स जो कि आपके सेरोटोनिन हार्मोन को जो है एक्टिवेट कर देते हैं, और जो है नॉन क्लासिकल साइकेडेलिक्स जो कि
कई तरह के रिसेप्टर से बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ऑफ कोर्स कॉमन यही है कि सेरोटोनिन जो आपका मूड स्टेबलाइजिंग या फिर हैप्पी हार्मोन होता है, उसको ये इंक्रीज़ कर देते हैं बॉडी में, और फिर उसकी वजह से जो है पर्सन जो है वो बेटर फील करता है, या उसके ब्रेन में जो है वो उसकी परसेप्शन है वो बेटर हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मणिपुरी पोनी। ये टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ने जो है कई ऑर्गेनाइजेशंस और एसोसिएशंस के साथ हाथ मिलाया है और कहा है कि मणिपुरी पोनी और मीती सैगोल जिसको कहा जाता है उसको सेव किया जाएगा। मणिपुरी पोनी को हम मेती सेगोल भी कहते हैं। वन ऑफ द 7 रिकॉग्नाइज्ड हॉर्स एंड पोनी ब्रीड्स हैं इंडिया की। अभी सिर्फ 11 से 13 रह गई हैं, और ये अपने यूनिक स्टेमिना, एजिलिटी, इंटेलिजेंस, स्पीड, मैनेवरेबिलिटी के लिए बहुत फेमस है, और ग्रेटली अडेप्टेबल हैं ये हार्श जो क्लाइमेटिक कंडीशंस को सब जो है वो बर्दाश्त करने के लिए। और ओरिजिनल पोलो पोनी थे ये, ठीक है। और इनको एज माउंट्स भी यूज़ किया जाता था कैवलरी द्वारा मणिपुर किंगडम की। मणिपुर के किंगडम ने एंडेंजर्ड ब्रीड डिक्लेयर किया मणिपुरी पोनी को 2013 में। और क्यों ये जो है डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, क्योंकि श्रिंकेज ऑफ वेटलैंड्स हो रहे हैं, पोलो ग्राउंड्स या पोलो प्लेइंग एरियाज रूरल मणिपुर में कम हो रहे हैं, अनकंट्रोल्ड डिसीजेज भी हो रही हैं, उसकी वजह से एक्सोडस ऑफ पोनीज हो रहा है नेबरिंग स्टेट्स और कंट्रीज़ में, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पिग बचरिंग स्कैम। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड जिसको पिग बुचरिंग स्कैम कहा जा रहा है वो ग्लोबली इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्लूडिंग इन इंडिया। पिग बुचरिंग स्कैम को हम शाजू पैन स्कैम भी कहते हैं, जिसमें कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड होता है। स्कैमर्स जो है वो लोगों को क्या कहते हैं कि आप फ्रॉडुलेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में उनको जो है वो ल्योर करने की कोशिश करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा एकदम से जो है वो रिटर्न्स दिखाते हैं इन्वेस्टमेंट के, और उनको और ज़्यादा फिर इन्वेस्ट करने को कहा जाता है। उनको वो सोशल मीडिया, डेटिंग ऐप्स, डिसेप्टिव मैसेजेस किसी के थ्रू भी जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, और फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग ऐप्स में उनको इन्वेस्ट करने को कहा जाता है। और शुरू में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिखाया जाता है, फिर लोगों को कहा जाता है और इन्वेस्ट करो और मिलेगा पैसा। तो एक तरह से इसको तभी फैटनिंग द पिग कहते हैं, जब आपको मतलब जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करने से पहले उसको ज़्यादा जो है वो रिटर्न दिया जाता है। जब विक्टिम जो है बहुत ज़्यादा कमा लेता है, जब वो विड्रॉ करने लगता है पैसा, तो फेक प्लेटफॉर्म या तो उसको एक्सक्यूजेस देके मना कर देता है कि अब आपको पैसा वापस नहीं मिल सकता, या फिर इतनी सब्सटेंशियल फीस लगा देते हैं जिससे कि पूरा स्कैम एक्सपोज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पोर्ट ऑफ कॉल। टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेन ने रिफ्यूज़ कर दिया है इसराइल बाउंड शिप को जो कि आर्म्स लेकर जा रहा था पोर्ट ऑफ कॉल परमिशन कार्टेजना के पास, ठीक है, पोर्ट ऑफ कार्टेजना के पास। तो पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है? एक इंटरमीडिएट स्टॉप होता है एक शिप के लिए जो अपनी जर्नी पर जा रहा है कार्गो ऑपरेशन के लिए या ट्रांसपोर्टेशन के लिए, या ट्रांसपोर्टेशन सप्लाईज़ या फ्यूल के लिए वो रुकता है वहाँ पर। ओरिजिनली इसको डेवलप किया गया था ताकि मेन सी रूट्स पे जो है शिप्स रुक के रीफ्यूलिंग, वाटरिंग या फूड आइटम्स ले सकें। इनको हम पोर्ट ऑफ रिफ्यूज भी कहते हैं। ये शिप के ओरिजिनल आइटनरी का पार्ट नहीं होते, बस शिप यहाँ पर रुक के अपनी रीफ्यूलिंग या कार्गो ऑपरेशन, स्टॉकअप करना, लोड अनलोड करना कार्गो को, या इमरजेंसी की सिचुएशन में रुकता है यहाँ पर शिप, ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कॉपरनिकस इमरजेंसी मैनेजमेंट प्रोग्राम। सो ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मल्टी एजेंसी एफर्ट जो है वो ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी की जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसको लोकेट करने के लिए लगाया गया। उसमें ही यूरोपियन यूनियन ने भी अपनी कॉपरनिकस ईएमएस सर्विस को एक्टिवेट किया था ईरान के रिक्वेस्ट पर। तो कॉपरनिकस इमरजेंसी मैनेजमेंट सर्विस प्रोग्राम जो है एक अर्थ ऑब्जर्वेशन कंपोनेंट है यूरोपियन यूनियन के स्पेस इनिशिएटिव का। इसको 1998 में लॉन्च किया गया था। ये ग्लोबल डेटा यूज़ करता है सैटेलाइट्स, ग्राउंड बेस्ड, एयरबॉर्न या सीबॉर्न मेजरमेंट सिस्टम से, और ग्राउंड सेगमेंट्स द्वारा कॉम्प्लीमेंटेड रहता है। और इसमें जो है वो सेंसर्स लगे हैं जो कि सेंटिनल्स सैटेलाइट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोग्राम ईयू मेंबर स्टेट्स द्वारा इम्प्लीमेंटेड है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा के सपोर्ट से ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। कॉपरनिकस प्रोग्राम जो है फ्रीली अवेलेबल है, सभी के लिए एक्सेसिबल भी है, ठीक है। जियो स्पेशल इन्फॉर्मेशन दे देता है ये विद इन फ्यू आवर्स या फिर डेज़ में, जब कोई एफर्ट्स में सपोर्ट करने की ज़रूरत पड़े तो। सैटेलाइट इमेजेस, जियो स्पेशल डेटा, रेलिवेंट सोशल मीडिया को जो है ये एक्टिवेट कर देता है रैपिड मोड में ताकि इन्फॉर्मेशन दे सके, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्कारबोरो शोल। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फिलीपींस ने रिसेंटली चाइना को कहा है कि
स्कारबोरो शोल जो है वो इंटरनेशनल स्क्रूटनी के लिए ओपन करो, क्योंकि फिलीपींस का कहना है कि चाइना जो है वो शोल के मरीन इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो स्कारबोरो शोल जो है वो एक सीरीज़ ऑफ स्मॉल रॉक्स एंड आइलैंड्स हैं जो कि लगभग 220 किलोमीटर दूर हैं फिलीपींस से। जो लार्जेस्ट आइलैंड है यहाँ का वो एक लगून है। डीप वाटर्स हैं अराउंड द शोल, उसकी वजह से जो है ये एक प्रोडक्टिव फिशिंग एरिया है। ये एक अनरिजॉल्व डिस्प्यूट है चाइना के बीच में, ताइवान के बीच में भी और फिलीपींस के बीच में भी। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो स्कारबोरो शोल पर नहीं बिल्ड किए जा सकते या फिर बिल्ड भी नहीं है। और लेकिन चाइना इसको इफेक्टिवली कंट्रोल कर रहा है सिंस 2012। चाइना जो है वो कहता है कि ये 1200वीं सदी से हुंग्यान आइलैंड था उनका, और फिलीपींस का कहना है कि ज्योग्राफी अगर देखी जाए तो ये मच क्लोजर टू फिलीपींस मेन आइलैंड ऑफ लुजॉन है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is first malaria vaccine to Africa. This topic is important for your social issues and international relations. So Serum Institute of India has announced that it has shipped its first batch of malaria vaccines R21 and Matrix M to Africa. So close to 500,000 children die of malaria each year in the African region. The WHO's African region was home to 94% of malaria cases and 95% of malaria deaths in 2022. So what is malaria? It's an acute febrile illness. Febrile means feverish, and it is caused by Plasmodium parasites, which are spread to people through bites of infected female Anopheles mosquitoes. So it's a life-threatening disease which is primarily found in tropical countries. It is preventable and curable also. Malaria is not contagious and it cannot spread from one person to another person, but this disease is transmitted through the bites of female Anopheles mosquitoes. So 5 species of parasites can cause malaria in humans, and 2 of these species are Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax, which pose the greatest threat. Okay, the first symptoms of malaria usually begin within 10 to 15 days after the bite from an infected mosquito. Fever, headache, and chills are typically experienced. So, what is the way to prevent it? Vector control, of course, is the main approach, and there are some anti-malarial medicines also which can be used to prevent this disease. So, what is R21 and Matrix M? R21 vaccine is the second malaria vaccine recommended by WHO, and it has received a WHO recommendation in 2021. So this vaccine has been developed by University of Oxford, and it is manufactured and scaled by the Serum Institute of India. This vaccine leverages Novavax adjuvant technology. Adjuvants are basically substances which enhance immune system's response to a vaccine, and they are commonly used to improve the effectiveness of a vaccine. So what are the key features of this vaccine? There is high efficacy if given just before the high transmission season. Then we have observed good efficacy when it is given in age-based schedule. So the price of this vaccine is also very cost effective. So the initial shipment has been sent to Central Asian Republic region, followed by other African countries like South Sudan and the Democratic Republic of Congo in the coming days. As per the Serum Institute of India, this is a malaria vaccine for the African continent and not for India, because the parasite that is found in Africa, it is meant specifically to deal with that. So this particular parasite is found in Africa and not in India. So for India, it will take another 5 years for a malaria vaccine. Currently, there is no malaria vaccine being used in India under the national program. So the next topic is 46th Antarctic Treaty Consultative Meeting. This topic is important for your environment section and also your international relations. So Ministry of Earth Sciences through the National Center for Polar and Ocean Research is hosting the Antarctic Treaty Consultative Meeting in Kochi, Kerala. So this Antarctic Treaty was signed in Washington in 1959 by 12 countries whose scientists have been active in and around Antarctica. So it entered into force in 1961. India has been a consultative party to this treaty since 1983. So this ATCM is convened annually, and it serves as forums for the Antarctic Treaty consultative parties, which India is also a part of. So these meetings are held annually since 1994, and these are hosted by consultative parties like India. Okay, so the Committee for Environmental Protection, which was established under the Madrid Protocol of 1991, advises the ATCM meetings on environmental protection and conservation in Antarctica. There is also Antarctic Treaty Secretariat, which was established in 2004
to serve as the administrative hub for the Antarctic Treaty System. Okay. So what is the agenda of this meeting? So these are the agendas mentioned here. So if we look at India's presence in the Antarctic, so India had its first Antarctic research station, Dakshin Gangotri, which was established in 1983. Now, at present, India operates two year-round research stations called Maitri and Bharati. The permanent research stations facilitate Indian permanent permanent research stations facilitate Indian scientific expeditions to Antarctica. In 2022, India enacted the Antarctic Act also, which reaffirmed our commitment towards the Antarctic Treaty. So, by hosting these dialogues or open dialogues, India is showing that it is committed to upholding the principles of Antarctic Treaty, and India is hosting this ATCM, which reflects India's growing role as a responsible global stakeholder in efforts to preserve Antarctica for future generations. So the next topic is Indian Medical Association versus VP Shanta. This topic is important for your governance section. So Supreme Court has held that lawyers as professionals could not be subjected to legal proceedings for providing faulty service under the Consumer Protection Act of 2019, but the court had rejected similar arguments for those in the medical profession, and it had said that the judgment under Indian Medical Association versus VP Shanta case of 1995 can be referred to the larger bench for reconsideration. So Consumer Protection Act is aimed at protecting the interests of consumers. The first version of this act was enacted in 1986, and of course it was replaced by 2019 Act. So this act defines deficiency in service as any fault or imperfection, shortcoming, or inadequacy in the quality, nature, and manner of performance which is required to be maintained under law. This act defines service as something that is made available to potential users, but it does not include the service which is provided free of cost or under a contract of personal service. Okay, in the 1995 case, the three-judge bench of Supreme Court had held that doctors would be covered under the consumer protection law, which allowed for filing of several medical negligence lawsuits. And the court also acknowledged that professional occupations are often skilled work which require mental rather than manual efforts, and this differs from other occupations as success often depends on factors beyond the professional man's control. Okay, so in 2007, the National Consumer Disputes Redressal Commission has held that lawyers provide a service to their clients and hence they can be sued for deficiency of service. The court also concluded recently that the object of Consumer Protection Act 2019 was to provide protection to consumers from unfair trade practices and unethical business practices. But these lawyers are providing a contract of personal service which is exempted under the law. Okay, and legal profession is unique in nature and cannot be compared with any other profession. So what are the arguments for exempting medical profession then? So the Indian Medical Association similarly argued that a medical practitioner also cannot be judged based on the fixed norms or standards, and the legal proceedings under the Consumer Protection Act are heard by consumer redressal commissions, which have no members who have knowledge in medical matters, so they are not suited to deal with complex medical issues. So these professionals should not be held to the same standard as other occupations. So why does the Apex Court did not exempt why the Apex Court did not exempt medical profession from the purview of Consumer Protection Act? The court held that the doctor owes certain duties to its patients. If the doctor does not exercise reasonable degree of care and breaches one of these duties, he or she can be liable for deficiency in service. The burden is on the doctor to provide the necessary evidence and material so that members can make an informed decision. Okay. So the next topic is psychedelics. This topic is important for your social issues. So driven by surge in global trials and low success rate of current medications in treating mental health problems, researchers have called for homegrown clinical trials of psychedelic drugs. So these drugs induce states of altered perception, behavior, consciousness, and thought. So the term psychedelic comes from two Greek words meaning mind or soul and manifesting. So basically these are substances which can alter a person's thoughts and perceptions. There are two categories of psychedelics. First is the classical one, which activate receptor called serotonin 5-HT, and then there are non-classical ones which bind to various other receptors. So most psychedelics work by increasing the availability of serotonin hormone, which is the mood stabilizing hormone or the happy hormone. Okay. So the next topic is Manipuri Pony. This topic is important for your
art and culture section, and also your environment section. So government of Manipur has joined hands with various organizations and associations to save the Manipuri pony or Miti Sagol. So Manipuri pony is also known as Miti Sagol, and it is one of the 7 recognized horse and pony breeds of India. So it's a small breed of 11 to 13 hands, and it is known for its unique stamina, agility, intelligence, speed, maneuverability, and greater adaptability to harsh geoclimatic conditions. So it is the original polo pony, and it was also utilized as mounts by cavalry of Manipur kingdom. So the Manipur government declared Manipuri pony as endangered breed in 2013, and due to shrinkage of wetlands, lack of polo grounds or polo playing areas in rural Manipur, uncontrolled diseases, we have been witnessing the decline of Manipuri pony. Okay. So the next topic is pig butchering scam. This topic is important for your security section. So an online financial fraud called the pig butchering scam is increasing across the globe, including in India. It is known as Shah Zoo Pan scam also, which is a type of online investment fraud which involves scammers creating fake online personas to lure victims into fraudulent investment schemes. So these scammers often fatten up their victims by building trust over time, by stealing their money and showing them that they have been earning greater returns on investments. So they approach their targets through social media, dating apps, or deceptive messages. So they persuade people or the target to invest more money because they are earning good returns. So thereby we use this term fattening the pig before the scam is revealed. Once the victim starts once the victim tries to withdraw their funds, this platform either make excuses or imposes such huge fees that it exposes the scam. Okay. So the next topic is port of call. This topic is important for your economy and your international relations. So Spain has refused permission for an Israeli-bound ship carrying arms to call at the southeastern port of Cartagena. So port of call is basically an intermediate stop for a ship which is on a scheduled journey for cargo operation or transporting supplies or fuel. So these ports are originally developed as calling points on the main sea routes where ships can stop or anchor for refueling, watering, or taking food items. So this port of call is also called port of refuge, and this is not part of ship's original itinerary. And these vessels stop here only for cargo operations, stocking up supplies, load and unloading of cargo, or even in unforeseen emergencies. Okay. So the next topic is Copernicus Emergency Management Program. This topic is important for your science and tech section. So a multi-agency effort to locate the helicopter carrying Iranian president also uh, uh, required the Iran to request European Union to activate its Copernicus program. So what is Copernicus program? It is the Earth observation component of the European Union's space initiative. Copernicus was launched in 1998, and it uses the global data from satellites and ground-based airborne and seaborne measurement systems. It is complemented by a ground segment also, which includes in situ sensors which provide access to the Sentinel satellite and contributing missions data. So this program is implemented by EU member states with the support of European Space Agency. So this data from Copernicus program is freely available and accessible to all. So it provides geospatial information within few hours or days of request to support efforts in the immediate aftermath of an emergency or a disaster anywhere in the world. So it acquires, processes, and analyzes satellite images, geospatial data, and relevant social media in rapid mode to provide information. Okay. So the next topic is Scarborough Shoal. This topic is important for your international relations. So Philippines has recently challenged China to open Scarborough Shoal to international scrutiny. And it has accused China of destroying the shoal's marine environment. So Scarborough Shoal is also known as Scarborough Reef. It's a series of small rocks and islands which are formed into a triangle shape in South China Sea, located around 220 kilometers from the Philippines. The largest island of Scarborough is a lagoon. The deep waters around the shoal makes it a productive fishing area. So this shoal is the source of an ongoing and unresolved dispute between not just China and Philippines but also Taiwan. Okay, so currently there are no structures built on Scarborough Shoal, but the
feature is effectively controlled by China since 2012. China refers to this shoal as Huanggan Island, and it says that they can trace their ownership of this area back to Yuan dynasty of the year 1200s. So Philippines claims this area on the basis of geography, as it is much closer to the Philippines' main island of Luzon, which contains the capital Manila, but lies over 500 miles from China. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.